हेलो एवरीवन, मैं अब्दुल सादिक। और सबसे पहले आप मुझे ये बताइए आज डेट क्या है। सही समझाए 2 जुलाई है। और ये देखिए 16,373 रुपये आज का प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह ऐसी हज़ारों रुपए रोज़ कमाना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को फॉलो कीजिए, जिससे मैं आपको ये बताऊंगा आप भी स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाज़ार में पैसा इन्वेस्ट करके कैसे कमा सकते हैं। और ये शेयर बाज़ार का मेरा प्रॉफिट 16,373 रुपये इसी महीने का, यानी कि महीने के अभी 2 दिन हुए और ये मेरा प्रॉफिट है, जैसा आप देख सकते हैं। तो आते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है ड्यू सोल के असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आदिकाल के नामकरण पर विचार करते हुए आपकी प्रवृत्तियां बताता है। जी हाँ दोस्तों, आदिकाल के नामकरण पर विचार करते हुए उसकी प्रवृत्तियां बताइए। तो आते हैं सबसे पहले बिना देर किए इसके सॉल्यूशन पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये ड्यू सोल की वीडियो सभी के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप शेयर बाजार में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी वीडियोस को ज़रूर फॉलो कीजिए, चैनल पर बने रहिए, जिससे हम आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे एक नॉर्मल इंसान कैसे 1,000 रुपये से शेयर बाजार में एंट्री कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जानते हैं आदिकाल का समय 1050 से लेकर 1375 तक माना जाता है। ये काल हिंदी साहित्य का प्रथम था। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल आदिकाल का नामकरण विद्वानों ने इस प्रकार किया है। नंबर 1 डॉक्टर गिरियासन चरण काल, नंबर 2 मिश्र बंधु आरंभिक काल, नंबर 3 आचार्य रामबंध शुक्ला वीर गाथा काल, नंबर 4 राहुल संस्कृत्यान सिद्धि समान युगल, नंबर 5 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 6 विश्वनाथ प्रसाद मित्र वीरकाल, नंबर 7 हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, नंबर 8 राम कुमार वर्मा चारण काल या संधि काल। जी हाँ दोस्तों, ये तो थे कुछ राइटर्स के नाम जो हमने आपको बताया। इसके बाद आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सबके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। आचार्य प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक कालों को आदिकाल का नाम दिया है। विद्वान भी इस नाम को अधिक उपयुक्त मानते हैं कि इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि वस्तु हिंदी का आदिकाल शब्द का एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है। इसके बाद दोस्तों पेज नंबर 2 पे आते हैं, अपने आप पढ़ लीजिए और मैंने अपने स्क्रीन पर प्रेजेंट कर रखा है। मैं आपको कुछ हाइलाइट्स पॉइंट पढ़ के सुनाता हूँ, बाकी आपको खुद पढ़ने होंगे और अपने लिए खुद असाइनमेंट बनाना होगा। इसको देख करके आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा पूरी तरह से। चलिए इसका मैं बुलेट पॉइंट्स पढ़ता हूँ। पेज नंबर 11 का, इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल के नामकरण के रूप में आदिकाल नाम के ही योग व सार्थक है, क्योंकि इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर प्रवृत्ति साहित्य खड़ा है। भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में हिंदी का प्रारंभिक रूप का पता चलता है, जो भाव की दृष्टि से भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज इसमें खोजो का जा सकते हैं। इस प्रकार की रचना शैलियों के मुख्य रूप से इसके बाद की कालों में मिलते हैं। आदिकाल के आध्यात्मिक श्रृंगार तथा वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप से परिवर्तित साहित्य में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो था कुछ मैंने जो आपको पढ़ के सुनाया। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 12 पे, उसमें आदिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां आती हैं। आदिकाल की मुख्य प्रवृत्तियों में सबसे पहले वीर रस प्राधान्य है, इसके लिए आप खुद पढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपको इसके बाद आता है युद्धों का सजीव वर्णन। इसके बाद आता है श्रृंगार रस का प्रतिपादन। इसके बाद हमारा हाइलाइट्स पॉइंट है कल्पना की बाहुल्य, ऐतिहासिकता का अभाव। जो मैं आपको पॉइंट्स पढ़कर सुना रहा हूँ वो आप खुद पढ़ सकते हैं। मैंने स्क्रीन पर सारी चीजें आपको दे रखी हैं। राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एकता का अभाव। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 13 पर। इसके बाद हमें बुलेट पॉइंट्स दे रखा है आशयदाताओं की प्रशंसा। इसके बाद हिंदी कविता का प्रारंभिक रूप। इसके बाद सांस्कृतिक महत्व। इसके बाद आते हैं हम अपने पेज नंबर 14 के ऊपर। ये सब मैंने आपको स्क्रीन पर दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। और कुछ जो मेरे को इम्पोर्टेंस लगेगा, जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगेगा, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और उसे एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद आते हैं आदिकाल की रचनाओं के आधार पर इस युग के साहित्य में निम्नलिखित प्रवृत्तियां। तो वो क्या प्रवृत्तियां थी वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐतिहासिक काव्यों की प्रधानता। ऐतिहासिक व्यक्तियों के आधार पर चरित्र काव्य लिखने का चलन हो गया था, जैसे पृथ्वीराज रसो, परमाल रसो, कर्ती कला आदि, यद्यपि इसमें प्रामाणिकता का अभाव है। उसके बाद मैं आपको खाली पॉइंट्स बताऊंगा। लौकिक रस की रचनाएं, रुक्ष और उपदेशात्मक साहित्य, उच्च कोटि के धार्मिक साहित्य,
फुटकर साहित्य, ये आपके स्क्रीन पर सब प्रेजेंट है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, मैं इसलिए से ज़्यादा नहीं पढ़ रहा क्योंकि मेरे पास हिंदी नहीं है, और आपके पास हिंदी है तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी जितना मेरे से कोशिश होगी एज ऑन एज पॉसिबल आई हैव टू एक्सप्लेन इट। उसके बाद आते हैं अपने पेज नंबर 15 की ओर। युद्धों का यथार्थक चित्रण, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। वीर गाथात्मक साहित्य में युद्धों का सजीव और हृदयग्राही चित्रण हुआ है। कर्कश और अजीबपूर्ण पदावली शास्त्रों का झंकार सुनाई देती है। प्रशंसा आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, उनके युद्ध विवाह आदि का विस्तृत वर्णन हुआ है। लेकिन राष्ट्रीयता का अभाव रहा है। श्रृंगार, पारस्परिक वैमनस्य का प्रमुख कारण स्त्रियां थीं, जिसके विवाह एवं प्रेम प्रसंगों की कल्पना तथा विलास प्रदर्शन के श्रृंगार का श्रेष्ठ वर्णन और उन्हें वीर रस के आंदोलन रूप से ग्रहण करना इस युग की विशेषता थी। स्पष्ट वीर रस और श्रृंगार का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। इसके बाद आते हैं वर्णात्मकता, चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन होने की वजह से वर्णात्मकता का आधिक्य। उसके बाद आते हैं हम अपने महाकाव्य और अखंड काव्य। दोस्तों समझते हैं महाकाव्य और अखंड काव्य क्या था। महाकाव्य और अखंड काव्य, प्रबंध महाकाव्य और अखंड काव्य एवं मुक्त दोनों प्रकार का काव्य लिखा गया। जैसे पृथ्वीराज रसों का प्रबंध काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। रसों का ग्रंथों की प्रधानता रही अधिकतर रचनाएं संदिग्ध है। राज्य भाषा में निम्नलिखित प्रवृत्तियां राजधानी मिश्रित अपभ्रंग डिंगाल, मैथिली मिश्रित अपभ्रंश, खड़ी बोली मिश्रित देश भाषा। इस युग की कृतियों में प्राप्य सभी अलंकारों का समावेश मिलता है। इस पर प्रमुख रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष, अतिशोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, रोम, छप्पा आदि छंदों का प्रयोग बहुतायत हुआ है। इस युग में 3 रसों का निर्वाह हुआ है: वीर रस, चारण काव्य, श्रृंगार रस, चारण काव्य तथा विधापति की पदावली और कीर्ति कला में तथा शांति इस धार्मिक साहित्य में इस काल में अधिकतर रसो ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे विजयपाल रसो, हम्मीर रसो, खुमान रसो, विसल देव रसो। उसके बाद आते हैं हम अपने पेज नंबर 17 पर। उसमें आते हैं पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और आदिकाल के कुछ ही वीर काव्यों में साहित्यिक सौंदर्य मिलता है, जैसे आप खुद पढ़ सकते हैं। फिर मैं आपको रासो शैली पढ़ कर सुनाऊंगा। रासो शैली, आदिकाल में जितने भी काव्य मिलते हैं उन्हें अधिकांश की शैली रासो गोयक रूप कहते हैं। इन्हें ताल लय के अनुसार नाच कर गाया जाता है। इन्हें प्रश्नोत्तर या 2 व्यक्तियों का वार्तालाप में लिखा जाता है। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, कीर्ति तला, वहारमी, वलीराम आदि इस शैली का प्रयोग है। इस काल में रचना ग्रंथों में रसो शब्दों जुड़ा मिलता है। इसके बाद आते हैं हम अपने पेज नंबर 18 के ऊपर। जो हमारा निष्कर्ष है वो मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा और आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के माध्यम तक के काल में आदिकाल कहा जाता है। इस युग को एक नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला है। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों से आचार्य रामचंद्र वीरगाथा काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीरकाल नाम दिया है। इस समय में का साहित्य मुख्य 4 रसों में मिलता है: इस सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्राकिरण साहित्य। ये तो था निष्कर्ष। और दोस्तों ये आज मैंने आपको हिंदी के असाइनमेंट पर वीडियो दी और आज हमारा हिंदी का असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। जैसा अगर आप चाहते हैं हम और असाइनमेंट की वीडियो लेके आते रहें तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हम इंकरेज होंगे और आपके लिए अच्छी मोटिवेशन की वीडियो लेके आते रहेंगे। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट से हज़ारों रुपए रोज कमाना चाहते हैं मेरी तरह जैसे मैं कमाता हूं, तो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए मेरे को इंस्टाग्राम पे, जिससे मैं आपको टिप्स दूंगा कैसे एक नॉर्मल इंसान एज ए स्टूडेंट्स आप 1000 रुपये से, 500 रुपये से, 100 रुपये से स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि आप 100 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये से एंटर कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। आप फॉलो कीजिए मेरे को इंस्टाग्राम पे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।